कल हमने एसआरए में जो है सेक्शन 1 से 4 तक के पढ़ा था, ठीक है। जो हमने पुरानी पिछली वीडियो में इसका जो हमने सीरीज बना रहे हैं उसमें सेक्शन 1 से 4 तक आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। आज हम डिटेल में सेक्शन 5 से तो 8 तक के जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 5 से 8 तक, ये पार्ट नंबर 2 जो आपका एसआरएम पार्ट 2, ठीक है। चैप्टर नंबर आपको मिल जाएगा इसके अंदर नंबर 1, ठीक है। पार्ट 2 का नाम है स्पेसिफिक रिलीफ। इस चैप्टर में ये मिल जाता है सेक्शन 5 से लेके तो 8। चैप्टर का नाम है ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आपको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो सेक्शन को। देखिए, अगर आप सेक्शन देखिए आप 5 से 8, इनको डिवाइड कर लीजिए। पहले में आप रख दीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरे में रख लीजिए मूवेबल। इसमें आपको सेक्शन मिल जाएगा 5 और 6, ठीक है। और दूसरा मिल जाएगा इसमें सेक्शन 7 और 8। अब देखिए सेक्शन 5 और 6 को भी दो में डिवाइड कर लीजिए। 5 में आपको क्लेम से रिलेटेड बात करना है और सेक्शन 6 में आपको पोजेशन से रिलेटेड, ठीक है। सेक्शन 7 में भी यही बात होगी, ये क्लेम की बात करेगा टाइटल की और ये रिकवरी की बात करेगा या पोजेशन की बात करेगा, पोजेशन जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड। तो सेक्शन 5, 6, 7, 8 आज हम इनको देखेंगे। 5, 6, 7, 8 एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, मेंस में भी आप देखिए आते हैं और प्री में भी इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो हम आ जाते हैं सेक्शन 5 पे। देखिए सेक्शन 5 क्या कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी व्यक्ति स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल के लिए क्लेम करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसको प्रॉपर्टी उसकी मिल जाए, तो वो सेक्शन 5 एसआरए के अंदर आके एक सूट लगा दे। देखिए सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन कहता है इफ एनी पर्सन, एक पर्सन होना चाहिए, यहां पर कंपनी भी हो सकती है पर्सन, अब पर्सन, ठीक है, हु इज इंटाइटल, पहली चीज होना चाहिए इंटाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर वो क्या कर सकता है, वो सूट ला सकता है, कैन फाइल अ सूट एज पर सीपीसी 1908, सिविल प्रोसीजर एक्ट जो है कोड है 1908, उसके तहत वो सूट ला सकता है। देखिए सबसे पहली चीज वो इंटाइटल होना चाहिए। इंटाइटलशिप होता क्या है, देखिए अगर कोई व्यक्ति सक्सेशन या कोई ट्रांसफर जैसे सेल और जो गिफ्ट वगैरह से किसी को प्रॉपर्टी मिली, या अगर किसी को डिवॉल्यूशन होकर कोई प्रॉपर्टी मिली है, मतलब किसी की डेथ के बाद किसी को प्रॉपर्टी मिली, तो वो इंटाइटल व्यक्ति हो सकता है। तो वो जो है उसी को यहां पर राइट है वो सूट लाने, याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसकी परिभाषा डेफिनेशन सेक्शन 326, सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट में, इसको आप जनरल क्लॉज एक्ट, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड हो सकती है, एनी बेनिफिट अराइजिंग ऑफ लैंड हो सकता है, और एनीथिंग अटैच टू और परमानेंटली फास्टिंग टू अर्थ, ये हो सकती है सारी इमूवेबल। इसके अलावा जितनी भी है वो मूवेबल। अगर एक और डेफिनेशन देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, ग्रास ग्रोइंग जो है आपका क्रॉप्स वगैरह को मूवेबल बताया, बाकी उनके अलावा जितनी भी होगी सब इमूवेबल, ठीक है। अब देखिए सूट आप कौन सीपीसी के अकॉर्डिंग फाइल कर सकते हो। तो सेक्शन 15 टू जो 20 के रूल है सीपीसी में, फाइलिंग ऑफ सूट के प्लेस ऑफ सुइंग, या सेक्शन 15 में आप जनरल देखिएगा अगर सूट फाइल करना है तो लोएस्ट ग्रेड के अंदर फाइल करना है, ये वाला रूल लगेगा इसमें। फिर उसके बाद 16 का रूल लगेगा 16A में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो प्लेस कौन सी होगी। फिर 17 और 18 में प्लेस अगर नहीं बताइए तो फिर प्लेस के अंदर अगर देखते हैं आप कि अगर दो प्लेसेस हैं तो फिर 17 का रूल, और फिर अगर दो कोर्ट्स है या दो से ज्यादा कोर्ट्स है तो फिर 18 का रूल, ऐसे करके आप देखते हैं। फिर उसके बाद यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या याद रखनी है इस सेक्शन में, तो इंटाइटलशिप आपको याद रखनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, और सूट जो फाइल कर रहा हो सीपीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए 2-3 चीज और याद रखना है। एक चीज याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति पोजीशन में है पहले से, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन कोई बी नाम का व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में पोजीशन में है,
तो इसी को कोर्ट जो है ओनर मानती है एज पर सेक्शन 110, ठीक है, ऑफ एविडेंस एक्ट कि यही ओनर है। लेकिन अगर आपको प्रूव करना है कि ये ओनर नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के पास, जो इंटाइटल व्यक्ति ए अगर इंटाइटल है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि इसी को प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज द रियल ओनर। कैसे प्रूव करे? रजिस्ट्री दिखा दे, डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखा दे, ऐसे प्रूव कर दे। तो 110 यहां पर बहुत आवश्यक है। अब सुनिए, होता क्या है कि अगर आप लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सूट फाइल नहीं करते हो, जैसे अगर यहां देखा जाए तो इसके इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल 64, 65 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में बताया है, और रीड विद सेक्शन 27। तो जिस व्यक्ति ने, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में घुसा हुआ है और ये प्रॉपर्टी आपकी है ए की, तो ये व्यक्ति जो है एडवर्स पोजीशन का टाइटल क्लेम कर सकता है एज पर सेक्शन 27। फिर आपको जो है सूट फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा, आपका राइट भी खत्म हो जाएगा एज पर सेक्शन 27। और इसका लिमिटेशन पीरियड क्या है लिमिटेशन एक्ट में? 12 साल। अगर 12 साल तक के आपके पास बहुत टाइम होता है। एक चीज आपने ये देखी भी होगी सेक्शन 3 में कि आपको जो लॉ जो है वो इसलिए बताया गया है कि आपका जो है विजिलेंट, जो जागने वाले व्यक्ति उनकी मदद करे, आपकी मदद करेगा। अगर आप सोते रहोगे स्लम्बर जैसे, वहां पर भी एक लॉ है कि जो स्लम्बर होते हैं उनकी मदद नहीं करता लॉ, तो सोते वालों की मदद नहीं होती। तो ये है आपका सेक्शन 5, जिसके अंदर सेक्शन 10 आपको देखना पड़ेगा एविडेंस एक्ट में कि ओनरशिप अगर कोई क्लेम कर रहा है तो फिर मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो व्यक्ति टाइटल क्लेम कर रहा है उसके ऊपर है कि मेरी प्रॉपर्टी है। जनरली एज पर सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट, ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कोर्ट ये मानती है कि जो पोजीशन में उसकी प्रॉपर्टी। ये है आपकी 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन 5 में आपको बहुत आवश्यक। केस लॉज है कुछ, इन केस लॉज को आप पढ़ लेना, बहुत सारे पॉइंट्स पे केस लॉज है, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, अगर आपके कोई सर्वेंट के पास अगर प्रॉपर्टी तो क्या वो आपकी पोजीशन में? बिल्कुल है, ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, इसका केस लॉ है, पढ़ लेना। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पर आपका जो है इसमें बताया कि जैसे इंटाइटल व्यक्ति के बारे में कुछ चीजें बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चीजें बताइए, वैसे हमने इसके ऊपर सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 बहुत आसान सेक्शन है, ठीक है। इसमें 4 सब सेक्शन मिलते हैं आपको, है ना। जैसे आप देखिए यहां पर क्या होगा, एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको डिस्पजेस किया गया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है डिस्पजेस्ड व्यक्ति, डिस्पजेस्ड, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की होना चाहिए डिस्पोजिशन, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में से ही भगाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसेक्शन 1 क्या बोलता है आपको, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1, इफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, ये पर्सन कोई भी हो सकता है ना, इज डिस्पजेस्ड, क्या हो रहा है वो? डिस्पजेस्ड, वो हो रहा है डिस्पजेस्ड, ठीक है। डिस्पजेस्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। अगर कोई भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से डिस्पजेस किया जा रहा है, प्रॉपर्टी कौन सी होना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पजेस किया जा रहा है, क्या कारण है? कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन डिस्पजेस करने का जो कारण है विदाउट हिज कंसेंट। पहली चीज, डिस्पजेस किया है उसको विदाउट हिज कंसेंट, उससे कोई कंसेंट नहीं ली, उसको डिस्पजेस कर दिया गया। बी, अगर आप देखिए इसी में ये क्लॉजेस नहीं है लेकिन हमने आपके सुविधा के लिए बना दिए। बी, अदर देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ आपके ड्यू प्रोसेस है, जो एक लॉ का तरीका है हटाने का। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने टीनेंट से प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो सेक्शन 12 ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो टीनेंसी को इविक्शन के लिए सूट लाए और प्रॉपर्टी ले ले। अगर कोई गवर्नमेंट हटाना चाहती है तो गवर्नमेंट के जो है उसको नोटिस दे, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसके तहत आप जो है हटा सकते हैं। लेकिन ये ड्यू प्रोसेस को भी नहीं अपनाया गया और उससे कंसेंट भी नहीं लेगी, तो वो व्यक्ति के पास क्या है? या तो देखिए इसमें पहली चीज बताया कि ही, यानी वो जिसको डिस्पजेस किया गया। यहां पर अपन एग्जांपल के तौर पे ये बी नाम का व्यक्ति है इस प्रॉपर्टी में, इसको एक्स नाम का व्यक्ति भगा देता है, निकाले, तो ही, ये खुद। दूसरी चीज कि एनी पर्सन थ्रू हुम, ही इज इन पोजेशन, मतलब जिसने, हो सकता है कि इसने, इसको व्यक्ति को ए ने जो है ये ओनर हो इस प्रॉपर्टी का,
इसने बी को पोजीशन दे रखी तो ये भी ला सकता है, ठीक है। फिर आपको तीसरी चीज मिलेगी, ये जो ओनर है ये भी ला सकता है दूसरी। तीसरा, एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, ठीक है। ये जो पर्सन इसका हो सकता है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। जैसे ए जो है, ये सॉरी बी जो है, इसको लगाया एक्स में, तो हो सकता है B1 B2 ये इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इनका भी यहां पर एक हक बन रहा है, तो ये भी सूट ला सकते हैं। तो ये सूट लाके जो है इस व्यक्ति के खिलाफ, इस व्यक्ति के जो डिस्पोजेस करने वाला व्यक्ति है इसके खिलाफ सूट लाके प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, सेक्शन 6 जो है एक स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करता है ना। मोहम्मद मेहताब का एक केस है, उसमें भी ये बात की गई थी कि स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करता है। और एक और बात की गई थी कि जो ये सेक्शन 6 है ना, इसके अंदर पोजीशन जो टाइटल, क्वेश्चन ऑफ टाइटल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास टाइटल है या नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता है। आप पोजीशन में थे तो आपको पोजीशन दिलाई जाएगी। और आईटीसी कंपनी का भी एक केस है, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है दो चीजें, कि अब सबसे पहली बात कि जो है प्लेंटिफ जो सूट ला रहा है यहाँ पर उसके पास पोजीशन होना चाहिए, और दूसरी बात उसको इनलीगली डिस्पोजेस किया गया। दो चीजें पाई गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, जो भी कोर्ट है यहाँ पर सिविल कोर्ट, उसको जल्दी से जल्दी पोजीशन दिलवा देगी, ठीक है। ठीक है, अब इसका तरीका भी वही है, ठीक है। आप सूट लाइए और सूट लाके प्रॉपर्टी रिकवर। देखिए अब कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आपको मिलेगा सबसेक्शन 2 में कि आप नो सूट ए अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ आप सूट नहीं ला सकते, गवर्नमेंट के खिलाफ सूट नहीं ला सकते। तो क्या करेंगे अभी अपन बताते हैं। बी, आप आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम डिस्पोजेशन, जब आपको डिस्पोजेस किया गया जिस दिन, उससे 6 महीने बाद आप सूट नहीं ला सकते। देखिए सरकार के खिलाफ आप सूट नहीं ला सकते, लेकिन रेमेडी है आपके पास, आप रिट लगा सकते हैं मैंडेमस की। पहली रेमेडी मैंडेमस, आपने मैंडेमस की रिट का नाम सुना होगा, ठीक है। इसको जो है इस रिट को बहुत इस्तेमाल किया जाता है जब इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाता है, या अगर कोई भी सरकारी जो काम की तरफ से कोई भी तोड़ा फोड़ी अतिक्रमण वगैरह हटाया जाता है, तब इस रिट का इस्तेमाल होता है मैंडेमस। सरकार के खिलाफ आप मैंडेमस लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर यहां नहीं तो रेगुलर सिविल सूट लाइए सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग, है ना, रीड विथ ऑर्डर 27। अगर आप लाइए तो 60 दिन का जो भी एक नोटिस पीरियड है वो 2 मंथ वाला, वो फुलफिल करिए सीपीसी में, फिर रेगुलर सिविल सूट ले आइए। तो यहाँ पर ये स्पीडी रेमेडी, इसलिए यहाँ पर सरकार के खिलाफ सूट नहीं ला सकते। फिर 6 मंथ के बाद अगर आप सूट ला रहे हैं तो आपको एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर 6 मंथ के बाद सूट लाओगे तो सूट जो है मेंटेनेबल नहीं होगा, 6 मंथ के अंदर ही लाना है, ठीक है। अब देखिए कुछ और सेक्शंस है जहां पर, जैसे अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ और तो आप जा सकते हैं। जैसे अगर आप भूमि स्वामी हैं, अगर आप भूमि स्वामी हैं तो सेक्शन 250 ऑफ आपका जो है एमपीएलआरसी, मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम भी यही बात करता है, आप तहसीलदार के पास जा सकते हो। यही सेम कंडीशन आपको कोई डिस्पोजेस कर देता है प्रॉपर्टी में से एग्रीकल्चर, तो आप तहसीलदार के पास जाइए, वो भी आपको जो है सूट जो है प्रॉपर्टी दिलवा देगा। वहां पर भी ये सेम पीरियड है, आप जाइए, आप एप्लीकेशन फाइल करिए तहसीलदार को और वो आपको दिलवा दे। और अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो सेक्शन 145 और सीआरपीसी भी सेम बात करता है कि मजिस्ट्रेट भी अगर आप किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस किया गया है तो वो भी आपको दिलवा सकता है पोजीशन, ठीक है। तो ये सीआरपीसी में ये वाला प्रोविजन यहां पर ये, और ये सिविल प्रोविजन है, ये सिविल लॉ का प्रोविजन, तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 3, सब सेक्शन 3, इसके अंदर जो बात की गई है कि इसके अगेंस्ट जो है नो अपील नहीं होगी। अगर जो भी इस एक्ट में, जो इस सेक्शन में जो भी आपका डिसाइड होगा, इसकी अपील नहीं होगी, और ना ही रिव्यू, नो रिव्यू, ना अपील होगी ना रिव्यू होगा, कुछ नहीं कर सकते आप, ना अपील ना रिव्यू, है ना। तो भी क्या करिए, तो करना क्या है, आपको रिवीजन कर सकते हैं। याद रखिए रिवीजन कर सकते हैं एज पर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी, रिवीजन कर सकते हैं, है ना। रिवीजन के लिए जा सकते हैं, हायर अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि रिवीजन करिए। लेकिन याद रखिए वहां पर भी अगर सब्सटेंटिव लॉ की बात आती है, या फिर अगर कोई क्वेश्चन एज टू लॉ की बात आती है, क्वेश्चन एज टू लॉ के केस में यहाँ पर आपका रिवीजन नहीं होगा, क्वेश्चन एज टू फैक्ट के केस में ही रिवीजन होगा। हायर अथॉरिटीज क्वेश्चन एज टू लॉ के अंदर रिवीजन नहीं करते। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिमिटेशन पीरियड हो सकता है क्वेश्चन एज टू लॉ, है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन एज टू लॉ है उसके अंदर आपका रिवीजन नहीं होगा, ठीक है।
फिर हम आगे की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ए नाम का व्यक्ति है, ये सब सेक्शन 4 है, और ये बी नाम का व्यक्ति है, तो इसको डिस्पोजेस किया गया और ये रियल ओनर है, तो ये सब सेक्शन 1 जो है ना, ये रियल ओनर के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होता है, याद रखिए। लेकिन सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर बी जो है उसको ही पोजीशन दिलवाएगी कोर्ट सबसे पहले, क्योंकि इनने सब सेक्शन 6 के अंदर सूट फाइल किया। तो ए के साथ क्या, ए को जो है एक और रेमेडी अवेलेबल है जो रियल ओनर हो सकता है, टाइटल होल्डर हो सकता है। ये क्या करे, तो सब सेक्शन 4 बोलता है कि इसको जो है किसी और सेक्शन के अंदर टाइटल क्लेम करने से नहीं रोका सकता। और कौन सा सेक्शन है वो सेक्शन 5 है। ए जो है वो सब सेक्शन 5 में जाए और टाइटल क्लेम कर ले। इसमें साफ साफ लिखा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिप्राइव और शैल लिमिट एनी पर्सन टू फाइल सूट फॉर टाइटल। सूट के लिए टाइटल फाइल करे, टाइटल के लिए सूट फाइल करे सेक्शन 5 में, अगर ओनर को ही चाहिए अपनी प्रॉपर्टी। वैसे अगर इसने जो है डिस्पोजेस किया है बी को, तो पहले बी को पोजीशन मिलेगी एज पर सेक्शन 6। लेकिन अगर ए चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है सेक्शन 4, सब सेक्शन 4 से आप सब बात करो। ये है आपका सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजेशन की बात। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस में भी आता है सेक्शन, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, है ना। ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 7 जो बात करता है वो टाइटलशिप की बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल की। अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ओनर है, देखिए एनी पर्सन, और ये आप पर्सन जो भी है इंटाइटल होना चाहिए। इंटाइटल अपन समझा चुके हैं वहां पर पिछले सेक्शन में कि क्या होता है, फिर भी सुन लीजिए। अगर ट्रांसफर या फिर कोई सक्सेशन या फिर डिवोल्यूशन से आपको प्रॉपर्टी मिली तो आप इंटाइटल पर्सन है फॉर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आप जानते हैं वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है ना, तो अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई बाइक हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना। इंटाइटल टू मूवेबल प्रॉपर्टी ही कैन फाइल अ सूट एज पर सीपीसी 1908। तो सीपीसी के अंदर सूट फाइल करे, सेक्शन 19 मदद करेगा आपको सूट फाइल करने में, प्लेस ऑफ सुइंग की। वहां पर आप जहां पर भी डिफेंडेंट रहता है वहां फाइल कर सकते हैं, जहां पर वर्क फॉर गेन करता है वहां कर सकते हैं, और जहां बिजनेस करते हैं वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो एज पर सीपीसी सूट फाइल करना। अच्छा एक बात और देख लीजिए, अगर सेक्शन 5 ये जो है सेक्शन 5 के अंदर अगर कोई भी डिक्री आएगी तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑर्डर 21, रूल 35 एंड 36 ऑफ सीपीसी। उस डिक्री को जो एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर है कि अगर आप जीत जाते हो केस तो आपको डिक्री मिलेगी, तो उस डिक्री को ऑर्डर रूल 35 और 36 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको रिकवर कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करवा के उसको प्रॉपर्टी को ले सकते हो। अब देखिए यहां पर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का केस में वापस आ जाते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है केस, उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो यहां पर ऑर्डर 21 रूल 31 के अकॉर्डिंग ये अपनी प्रॉपर्टी को कोर्ट एग्जीक्यूट करा के इसको प्रॉपर्टी लौटा देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला रूल है, क्योंकि सीपीसी के प्रोविजंस लागू होंगे ना, यहाँ पर साफ साफ बात है, तो सीपीसी लगेगा। यहाँ पर पर्सन इंटाइटल होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी का, और सीपीसी के अकॉर्डिंग सूट ला सकते। अब देखिए ये सेक्शन सिर्फ टाइटल होल्डर तक लिमिट नहीं है, मतलब ओनर तक लिमिटेड नहीं है। देखिए यहां पर एक एक्सप्लेनेशन है कि ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी के लिए भी ट्रस्टी सूट ला सकता है। देखिए इसका इलस्ट्रेशन, ये ए नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ए नाम की, इसमें आपका ट्रस्टी है, ठीक है, और ये ओनर है। इसने जो है एक बेनिफिशियरी बनाया इसके साथ। अब ये ओनर खुद बेनिफिशियरी की प्रॉपर्टी इसको हड़पना चाहता है, तो ये जो ट्रस्टी है, हो सकता है ये 1 ट्रस्टी 2 ट्रस्टी 3 ट्रस्टी बहुत सारे, तो ये जो ट्रस्टी है ये ओनर के खिलाफ खुद सूट ला सकते हैं बेनिफिशियरी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 7। ये ट्रस्टी के लिए बताया, तो ओनर के खिलाफ भी सूट लाया जा सकता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, यहां पर एक स्पेशल और टेम्पररी राइट जो होता है, वो किसी के पास स्पेशल और टेम्पररी राइट है तो वो भी सूट ला सकता है। स्पेशल राइट क्या होता है, आपने देखा होगा पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह आप दे देते हो, स्पेशल टेनेंट वगैरह कोई होता है, सॉरी स्पेशल एजेंट वगैरह होता है, उसको राइट देते हो।
टेम्पररी तो आपको पता ही है कि एजेंसी के केस में जो एजेंसी होती है वो टेम्पररी हो सकती है, टेम्पररी पर्पस के लिए होती है। तो कभी भी जो है अगर एजेंसी खत्म होती है तो वापस से जो है प्रिंसिपल का सामान वापस लौटाना पड़ता है। लेकिन अभी तो एजेंसी है, तो टेम्पररी एजेंट जो है वो एक एजेंट टेम्पररी राइट होल्ड करता है, तो ये व्यक्ति भी जो है सूट ला सकता है। तो यहां पर ओनर के अलावा और बहुत सारे व्यक्ति सूट ला सकते हैं, लेकिन सेक्शन 5 के अंदर इंटाइटल व्यक्ति ही सूट ला सकता है। हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से उसको इंटाइटल हो, लेकिन इंटाइटल ही होना चाहिए। लेकिन ये इंटाइटल नहीं है, टेम्पररी राइट हो सकता है, स्पेशल राइट हो सकता है, और ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी सूट ला सकता है। ये है सेक्शन 7, है ना, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टाइटलशिप। अब देखिए लास्ट सेक्शन अपन देखेंगे इसके अंदर, सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये क्या होगा, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही सूट लाओगे, लेकिन आप रिकवरी के लिए, डिलीवरी के लिए लाओ कि उस किसी व्यक्ति के पास गलती से डिलीवर हो गई है प्रॉपर्टी उससे। देखिए सेक्शन क्या बात करता है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है ना, but in possession of movable property, एक पर्सन है possession of movable property, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, नॉट एज एन ओनर, वो ओनर नहीं है, वो ओनर नहीं है। जैसे ये प्रॉपर्टी बी के पास प्रॉपर्टी है और बी जो है इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, नॉट ओनर, ओनर तो ए है, ये ओनर ये है, तो इस व्यक्ति को ये सेक्शन बोलेगा कि आप ए को प्रॉपर्टी वापस लौटाओ। तो एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एज एन ओनर, है ना, कोर्ट शेल कंपेल हिम टू रिकवर टू राइटफुल ओनर, जो पोजेशन जिसको, है ना, और इमीडिएट पोजेशन देना पड़ेगी, इमीडिएट पोजेशन इसको देना पड़ेगी, ठीक है, राइटफुल ओनर को इसको इमीडिएट पोजेशन देना पड़ेगी। तो ये जो सेक्शन है ये राइटफुल ओनर को अपना हक दिलवाएगा, किस व्यक्ति से, जो नॉट एज एन ओनर, वो ओनर नहीं है, उसके पास कुछ कंडीशन है, इन कंडीशन में इसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, इन कंडीशंस को हम यहां देखते हैं, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन है, ये जो व्यक्ति है जिसके पास प्रॉपर्टी है, ये हो सकता है ओनर जो होता है, ए नाम का ओनर है और बी जो है नॉट ओनर, इससे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नॉट ओनर, इस व्यक्ति से प्रॉपर्टी, तो इसके पास जो प्रॉपर्टी क्यों है, तो पहली कंडीशन है ये ट्रस्टी हो सकता है किसी ओनर का प्रॉपर्टी का, या एजेंट, है ना, तो इसके पास एजेंट हो सकता है, मतलब कोई भी आपने किसी को एजेंसी में रखा है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी एजेंसी खत्म हो गई तो आपको उससे प्रॉपर्टी लौटाना पड़ेगी उस व्यक्ति को, ठीक है। ट्रस्टी हो सकता है, ट्रस्टी के पास कोई प्रॉपर्टी है कोई भी ओनर की, तो ट्रस्टी को वो प्रॉपर्टी लौटाना पड़ेगी, ठीक है। और अपन एक सेक्शन भी पढ़ेंगे सेक्शन 11 में कि आप अगर एक्सेस, यूज ऑफ एक्सेस पावर करता है ट्रस्टी, तो उसकी बात जो है ट्रस्टी को उस प्रॉपर्टी को वापस लौटाना पड़ सकता है, ठीक है। यहां पर अपन दूसरी बात देखते हैं कि कंपनसेशन इन मनी नॉट एडिक्वेट रिलीफ, उसके पास जो कंपनसेशन है मनी में वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा उसके लिए, अगर सामने वाले जिसकी प्रॉपर्टी आपने ले रखी, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां एग्जांपल लेते हैं, ए नाम का व्यक्ति है, इसकी कोई बहुत एंटिक चीज है ना, इसके खानदान की कोई एंटिक चीज हो सकती है, बहुत कीमती चीज हो सकती है, बी के पास वो प्रॉपर्टी चले गई, ओनर है, अभी ओनर नहीं है बी, लेकिन ओनर ये है और प्रॉपर्टी इसके पास, इससे कोर्ट बोल सकते, और ए को अगर वो कंपनसेशन देगा उस चीज के लिए, तो यहां पर ए के लिए काफी नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए भी अगर कंपनसेशन दे तो ए के लिए काफी नहीं, तो ए जो है सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये वाला सूट जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट लाएगा, और बी से कोर्ट बोलेगी कि कंपेल करेगा जाएगा बी को, कंपेल कि आप ए को उसकी प्रॉपर्टी लौटाओ क्योंकि कंपनसेशन उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, ठीक है। फिर यहां पर सी वाला जो पॉइंट है इसके अंदर कि अगर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट टू असर्टेन डैमेजेस, ठीक है, जो डैमेजेस कॉज होंगे वो ओनर जो रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी के खो जाने से उसको बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एग्जांपल के तौर पर अपन लेते हैं कि आपकी कोई बहुत वैल्यूएबल मार्कशीट है, आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, वो किसी के पास है और आप जॉब चाहते हो उस मार्कशीट से,
अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप फ्यूचर में कैलकुलेट नहीं कर सकते लॉस। जैसे ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी बी के पास है, बी के पास सारे डॉक्यूमेंट है ए के, डॉक्यूमेंट्स जितने भी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ए के, और बी को जॉब चाहिए, अब ये जॉब लेने गया लेकिन इसको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी अगर बी ए को डिलीवर नहीं करेगा तो ए को फ्यूचर में क्या लॉसेस हो सकते हैं, कितने लॉसेस हो सकते हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो जो है ए सूट फाइल करेगा सेक्शन 8 में और कोर्ट कंपेल करेगी बी को कि ए को प्रॉपर्टी लौटाओ। और लास्ट इसके अंदर है कि रॉन्गफुल जो है, रॉन्गफुली जो है पोजीशन ट्रांसफर हुई है, क्या ट्रांसफर हुई है, रॉन्गफुली पोजीशन, मतलब फ्रॉड से हो सकती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, किसी भी तरीके से रॉन्गफुल तरीके से पोजीशन ट्रांसफर हुई है, तो जो है और उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर लीजिए, कोर्ट जो है कंपेल करेगी जिसके पास प्रॉपर्टी नॉट एज एन ओनर की प्रॉपर्टी वापस लौटाई जाए। ठीक है, ये था आपका सेक्शन 8। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर आपको जो है एक एक्सप्लेनेशन दिखता है। एक्सप्लेनेशन की क्या बात की है, जो क्लॉज आपका सेक्शन 8 का बी एंड सी है, इन दोनों कंडीशन में जब तक कंट्रोवर्सी प्रूव नहीं हो जाती है या फिर कोई अगर अनटिल अनलेस इट इज डिसप्रूव्ड ऐसा लिखा हुआ है कि एक कंट्रोवर्सी है जिसको आप ना प्रूव नहीं कर देते हो या डिसप्रूव नहीं कर देते उस बात को, है ना, तो कोर्ट क्या मानेगी कि वो दोनों बातें सही है। कैसे, जैसे देखिए ए ने बी के, वही अपन इलस्ट्रेशन वापस लेते हैं, बी जो है इसके पास नॉट एज एन ओनर एक उनका बहुत एंटीक सामान है ए का, अगर क्लॉज सी में बी में देखे तो अपन क्लॉज बी ऑफ वहां पर आपका सेक्शन 8, तो ए के पास जो एंटीक सामान है, ए का जो एंटीक सामान बी के पास है, बी ये बोल सकता है कि सर ये तो एंटीक है ही नहीं, ये तो लोकल बाजार में मिल जाएगी ये चीज, तो फिर एक कंट्रोवर्सी है वो प्रूव हो सकती है अनटिल एंड अनलेस इट इज डिसप्रूव्ड। ठीक है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज राइट, वो चीज सही है, तो बी को यहां पर जो है प्रूव करना पड़ेगा कि ये गलत है चीज। ठीक है, फिर अगर सी वाले इलस्ट्रेशन में देखे तो जो अपन ने डॉक्यूमेंट्स का देखा ए और बी, तो यहां पर बी के पास डॉक्यूमेंट रखे हुए थे ए के, तो यहां पर बी प्रूव कर सकता है कि भैया जो है ये डॉक्यूमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पास, मेरे पास तो फोटो कॉपी है, इसके पास तो ओरिजिनल है ये डॉक्यूमेंट, तो यहां पर सेक्शन 8 में इतनी बात है। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि अनटिल, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, शैल प्रिज्यूम, कि वो सही है, और शैल प्रिजम्पशन आपको पता ही होगा सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि यहां पर, ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट। ठीक है, आपको यहां पर हो जाता है कि यहां पर आपको मानना ही पड़ेगा कि ये चीज सही है। ठीक है, फिर अपन आगे की बात अगले सेक्शन में देखेंगे।